मैंने हमेशा ज़्यादातर समय विरोध पक्ष के सामने ही काम किया। जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तब चिमन भाई पटेल की सरकार गुजरात में थी। जब युवा मोर्चा में हम ज्वाइन हुए तब ये शंकर सिंह वाघेला वाला दौर चल रहा था। उसके बाद जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय महामंत्री बना, तब वहाँ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो मेरे पूरे कार्यकाल में 80% से ज़्यादा समय ये विरोध पक्ष के सामने एक संघर्ष करते हुए, युवाओं के साथ लड़ते हुए, डटते हुए, विचारधारा के लिए डटते हुए ये पूरा वर्ष हमारा जीवन में गया है। तो हमने संघर्ष भी देखा है, सरकार के साथ मिलकर अब जनता की सेवा करते हैं, तो सेवा में भी हमने एक अलग रूप पकड़ा है। खुद के लिए जीता है वो थक जाता है, जो लोगों के लिए जीता है उसको कहाँ थकान। कोई एक नया काम रोज़ सुबह मिल जाता है। तो हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं जिया, हमने कुछ कभी मांगा नहीं, कभी भी कुछ मिला, कभी भी कुछ नहीं मिला। तो आपको यदि अपने जवानी के अंदर देश के लिए कोई कहानी खड़ी करनी है तो आपको स्वयं का विचार नहीं करना है। नमस्कार, एनजीएन के खास शो नेताजी बोले छे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना एसेट्स मानती है गुजरात के लिए। यंग, डायनामिक, एग्रेसिव एमएलए वेजलपुर के अमित ठाकर। हम उनके साथ बात करेंगे उनके जीवन पे, उनके संघर्ष पे, उनके मुकाम पे और भविष्य की योजनाओं पे। अमित भाई, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि तो राजनीति का है नहीं। संघ की शाखा चलाते थे, बड़े हुए तो विद्यार्थी परिषद में काम सौंपा गया। विद्यार्थी परिषद का कार्यकाल खत्म हुआ, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेवारी दी। वो जिम्मेवारी उम्र के साथ खत्म हुई तो पार्टी के जो सीनियर प्रदेश मंत्री हो या प्रभारी हो, अभी ये चुनाव जीतकर एमएलए की जिम्मेवारी है। तो जहाँ भी चले हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजना से ही हमने काम किया है। अमित भाई ने जो कहा, मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एसेट्स हैं, जमीन से आए हैं, शाखा से सदन से का आपने सफर देखा, इसमें बदलाव क्या आया? संगठन करने वाले व्यक्ति को जो समय होता है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। तो बदलाव हम उसी में होते हैं, तो बदलाव हमको नहीं दिखते हैं, हम बदलाव के अनुसार संगठन करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज की सोच में या जो युगानुकूल बदलाव आते हैं, उस बदलाव के साथ कार्यकर्ता को अपने आप को ढालना पड़ता है। बदलाव ये परमानेंट चीज़ वो आते रहते हैं। नहीं, मेरा सवाल पूछने का ये उद्देश्य इसलिए था कि आपका जो जीवन है और वो जीवन में गुजरात में और राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन आया। आपने जब अपना करियर चालू किया तो वो कांग्रेस का दौर रहा होगा। हमने बीजेपी के कई एमएलए से बात की, वो संघर्ष के समय थे। एबीवीपी में आपने संघर्ष किया होगा, युवा मोर्चा की आपके पास जिम्मेदारी थी, उससे आज आप एमएलए बने। आज बीजेपी इजी गोइंग हो गई। तो ये एक व्यापक राजनीतिक सामाजिक चेतना, मुद्दे बदले, लोग बदले। मैंने हमेशा ज़्यादातर समय विरोध पक्ष के सामने ही काम किया। जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तब चिमन भाई पटेल की सरकार गुजरात में थी। जब युवा मोर्चा में हम ज्वाइन हुए तब ये शंकर सिंह वाघेला वाला दौर चल रहा था। उसके बाद जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय महामंत्री बना, तब वहाँ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो मेरे पूरे कार्यकाल में 80% से ज़्यादा समय ये विरोध पक्ष के सामने एक संघर्ष करते हुए, युवाओं के साथ लड़ते हुए, डटते हुए, विचारधारा के लिए डटते हुए ये पूरा वर्ष हमारा जीवन में गया है। तो हमने संघर्ष भी देखा है, सरकार के साथ मिलकर अब जनता की सेवा करते हैं, तो सेवा में भी हमने एक अलग रूप पकड़ा है। जब हम आप जहाँ बैठे वो सेवालय है, तो हमने गवर्नमेंट की, मोदी जी की जो योजना है, जो सामान्य रूप से जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला रही है। जब हम सत्ता के सामने लड़ते थे तो संघर्ष का एक अलग दौर था। अब हम सत्ता में है, अभी हम पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी है।
अब हम संघर्ष नहीं कर सकते। अब ही हम जो काम करेंगे वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की जो सरकार की मंशा है, सरकार की योजनाएं हैं, नेता जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनका जो एक जनता के लिए बहुत बड़ा विज़न है, उस विज़न को लेकर 360 से भी ज़्यादा उन्होंने योजनाएं बनाई है। उस योजनाओं को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, हमने यहाँ पे अभी तक 15,500 डिफरेंट टाइप की सरकारी योजनाओं को लोगों को दिया। 8,500 से 9,000 परिवार का बाकायदा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एड्रेस हमारे पास है कि जिस परिवार को हमने सरकार की योजना का कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया। तो ये एक अलग दौर है, ये एक अलग राजनीति है, ये नए ज़माने की राजनीति है जो अभी हम सेवाली के नाम से कर रहे हैं। तो ऐसा है कि सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता को समय को समझना पड़ेगा, और समय को समझते हुए पार्टी और देश क्या चाहता है आपसे, उसके आधार पे आप काम करोगे तो आप कभी भी आउटडेटेड नहीं लगोगे, आप उसके अंदर हमेशा से लोगों के बीच में रह पाओगे। 25 साल 30 साल का समय थकाव भरा होता है, अमित ठाकर थकते क्यों नहीं? जो खुद के लिए जीता है वो थक जाता है, जो लोगों के लिए जीता है उसको कहाँ थकान। कोई एक नया काम रोज़ सुबह मिल जाता है। तो हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं जिया, हमने कुछ कभी मांगा नहीं, कभी भी कुछ मिला, कभी भी कुछ नहीं मिला, तो इसलिए निराशा नहीं होती है। क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना कि राष्ट्रीय जो चिंतन हमें जो संघ ने सिखाया, जो विद्यार्थी परिषद ने सिखाया, तो हमारा राष्ट्रीय अधिष्ठान हम कहते हैं, वो राष्ट्रीय अधिष्ठान जो होता है कार्यकर्ता का, वो वीक नहीं पड़ता। कार्यकर्ता वीक पड़ जाता है, पर अंदर का जो ध्येय है, जो समाज को देखने की दृष्टि है, यदि जब तक भारत महान नहीं हुआ, जब तक हम भारत माता को उच्च सिंहासन पे बैठा हुआ देख के विश्व को भारत के पीछे खड़ा नहीं देख पाते, तब तक तो थकने की जगह ही नहीं है। तो वो तो लक्ष्य लंबा है, तो थकने की कोई विचार आते ही नहीं है। ये राजनीति में सामान्यतः देखा जाता है कि जो लोग संगठन में जमीन से आते हैं और जो अपने फ्रंटल में काम करते हैं, जिस भी पार्टी का फ्रंटल हो, वो नेता अलग चमकता है, उसकी भविष्य जो होता है वो बड़ा सुनहरा होता है। आपने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाया, राष्ट्रीय महामंत्री का, तब तो पार्टी के पास संसाधन कम थे, पूरे देश का हो, आप तो तोड़ फोड़ वाले नेता माने जाते थे, अभी शांत हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संघर्ष सर, उस समय युवा मोर्चा कितना हंगामा करता था, छत्तीसगढ़ से लेके बिहार से लेके पंजाब, कहीं प्रोटेस्ट हो अमित भाई की टीम लग जाती थी, हनुमान सेना। ऐसा है कि संघर्ष का दौर है, जनता की आवाज़ को उठाना है। यदि आवाज़ उठाने में आप काबिल नहीं हैं तो फिर ऐसा कुछ संभव नहीं है कि आप अपने काम को कुछ महत्व दे रहे हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। मैं हमेशा हमारे युवा दोस्तों को आज भी कहता हूँ, तो आपको यदि अपने जवानी के अंदर देश के लिए कोई कहानी खड़ी करनी है तो आपको स्वयं का विचार नहीं करना है, आपको संघर्ष करना है। यदि जो मुद्दा सच है उस सच को, सच की गहराई तक पहुँचे बिना यदि इस मुद्दे को आप छोड़ते हो, आप डरते हो, डर के साइड में हो जाते हो, तो आप युवा नेता नहीं हो। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे ये जो यौवन काल में जो दायित्व हम पे था वो हमने किया। अभी हमारा यौवन काल के बाद ये अभी दूसरा दौर है, सेकंड पारी है। तो उस पारी के अंदर हमें बहुत ही धीर गंभीर रूप से लोग देखना चाहते हैं। युवा यदि अपने आप दौड़ता नहीं है तो लोग कहता है ये कैसा युवा है। और इस उम्र में अभी हम बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगे तो वक्त आपको बदल देता है, तो वक्त के साथ आपको ढलना पड़ता है। हम भी वक्त के साथ चलते हैं। अभी हम जो हमारे अंदर ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को हमने लोगों की, आम गरीब, हम झोपड़पट्टी में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, कार्यकर्ता के साथ बाइक पे बैठ के इंटीरियर गांव में चले जाते हैं। तो लोगों के बीच में आप जैसा रहोगे, जैसे लोग रहते हैं वैसा आपको रहना है। लोग जैसा खाते आपको खाना है, लोग जैसा पहनते आपको पहनना है, लोग के मुद्दे आपको, लोगों के बीच में उनके जैसे दिखोगे नहीं तो आपसे खुलेंगे नहीं। और जब तक उनके मुद्दे आपको ध्यान में आएंगे नहीं तो आपकी राजनीति की कोई दिशात्ता ही नहीं होगी। जो यदि उनके मुद्दे आप समझोगे, उनको कहाँ कांटा चुभ रहा है, तो उस जगह पे आप पहुंचोगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिम्मेवारी को
तो जीवन के हर पहलू है, उस हर पहलू पे जीना है, वही तो जीवन का नाम है। जीवन का नाम है, जवानी की कहानी है। सड़क पे लड़ने वाले अमित ठाकरे को मैंने विधानसभा में बोलते हुए देखा है। विधानसभा का आपका पहला अनुभव कैसा था? आप तो पहली बार सेशन में गए थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी पार्टी ने 7 अलग अलग विषय पे, जो महत्व के विषय थे, विधानसभा के पटल पर पार्टी के लिए महत्व के विषय थे, देश विदेश में जो चर्चित विषय थे, उस विषयों के ऊपर पार्टी की ओर से विचार रखने थे। तो उसमें मेरे मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे उस विषय के लिए पसंद किया। तो मैं पार्टी का बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे में उन्होंने भरोसा दिखाया और उस विषय पे मैं बोल पाया। तो हमने उस विषय को, हमारी विचारधारा की जो सही बाजू है, जो लोगों के ध्यान में आनी चाहिए कि भाई क्यों हम इस प्रकार से सोचते हैं, उस प्रकार से मैंने उस विषय को वहाँ रखा। पहले सेशन में आप सबसे एक्टिव एमएलए थे। तैयारी का समय है या कोई टीम बनी हुई है जो आपको रिसर्च पेपर तैयार करके, क्योंकि आपके स्पीच लंबे होते थे? ऐसा नहीं, विधानसभा में तो आप कौन से कैसे भी व्यक्ति हो, कौन भी व्यक्ति हो, किस भी पद पे हो, आपको टाइम दिया जाता है। यदि आपको 27 मिनट दिया है तो आपको 27 मिनट बोलना है, आपको 1.5 मिनट दिया है तो 1.5 मिनट बोलना है। आप उससे तुरंत आपको विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे कि बस आप बैठिए, तो उतना जो परफेक्ट मिनट है, आपको 7 मिनट दिया तो 7 मिनट में आप कितना भी लंबा बोलना चाहो, आपको अपने मुद्दों पे रहना है। विधानसभा में बोलना भी एक कला है। मैं वही पूछ रहा था कि आपकी जो स्पीच थी उसको कोई टीम तैयार करती है, रिसर्च टीम है, या आप तैयार करते हैं? खुद को ही तैयार करना पड़ता है, खुद ही उस पर पार्टी की जो थिंक टैंक होती है उनसे आप चर्चा करते हो, सीनियर लीडरों से आप चर्चा करते हो, वो आपको इसमें अपनी राय देते हैं, लोग उसमें रिसर्च आप करते हो, रिसर्च करके अपनी लोगों से उसकी बातें करते हो। तो उस पर, और जो विधानसभा की हमारी टीम होती है, हमारे साथी एमएलए होते हैं, उनके साथ हम बैठकर चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा के आधार पे हम जाते हैं, पर ज़्यादा करके जिनको भी बोलना है खुद उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई कहीं से मसाला आ गया, आपने उधर बोलना शुरू कर दिया, ऐसा एकदम नहीं होता। आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, और पार्टी तो उसी का नाम है जो सब मिलकर चलाते हैं। तो हम भी बोलते हैं तो हमारे साथ भी पार्टी में से बहुत सारे फीडबैक आते हैं। आपके पहले सेशन में एट द एमएलए आपने जो संगठन में काम किया था, जो राष्ट्रीय राजनीति को देखा था, नेशनल विजन था, वो कितना काम है? मुद्दों की एक समझ होती है। जब आप एक पंजाब एक दिन जाते हैं, दूसरी शाम आप छत्तीसगढ़ होते हैं, तीसरी शाम वापस दिल्ली आते हैं, तो एक समझ तो विकसित होती है। नहीं, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका इसीलिए भी फिर से पार्टी का आभारी इसलिए हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत ही अलग अलग जॉनर में काम दिया। मैं देश का काम दिया, वर्ल्ड का काम दिया, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी 6 साल उसका काम किया। तो उस समय हमने 37 देश में काम खड़ा किया, 11 देश में तो मैं खुद ब्रांच शुरू करने गया था। तो उस प्रकार से तो आपके पास विदेश का भी अनुभव है, देश का भी अनुभव है। 450 जिले में जाके मैंने प्रवास किया है, और बाद में ट्राइबल क्षेत्र का काम दिया। एबीवीपी में 8 साल, विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी कैंपस का काम है। तो आपके पास अलग अलग जॉनर के 7-7, 8-8 साल के अनुभव है, तो वो स्वाभाविक रूप से मुद्दे समझने में आपको मदद करता है। मैं हमेशा जीवन में ये याद रखता हूँ कि सत्ता की ज़रूरत अति जो गरीब है, पिछड़ा है, बड़ा आर्थिक रूप से संघर्ष करता है, जो अपने प्रगति के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए जो सरकार के सामने देखता है, सरकार की उसको ज़रूरत है। तो सरकार की जो योजनाएं है, यदि आप उनके दृष्टि से नहीं देखते हो तो कहीं आप गलती कर जाओगे। मुझे इसका पार्टी का मैं रियली आभारी हूँ कि मुझे ये सारे लोगों के बीच में रहने का विभिन्न जिम्मेवारी देकर अनुभव दिया।
तो उस अनुभव से मैं आदिवासी के रूप से भी सोच पाता हूँ, मैं गरीब के रूप से भी सोच पाता हूँ। बराबर, मैं झोपड़े में भी रहने के लिए कभी मुझे कोई संकोच नहीं होता, और रात को वहीं रुक जाएंगे तो, क्योंकि वो सब काम हमने किया है। हमने खुद खाना बनाया है, कई सालों तक बनाया है। तो ये सब चीज़ें पार्टी की ट्रेनिंग के आधार पे ही हुई। तो मुझे लगता है कि जो थिंकिंग नीचे से आई है, उस थिंकिंग को फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे में हमको समझ आती है कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है, निर्णय में किस और जाना है। अभी मैं अभी एमएलए हूँ, तो एमएलए में कहीं घर टूट रहे थे। तो मैं, जब मेरे परिवार में कभी बीमारी आई, तो परिवार में पिताजी ही बीमार हो गए, तो गरीबी क्या हमने वो 2-3 साल में देख ली थी। तो मैंने अधिकारी को बोला कि भाई तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मैंने गरीबी देखी है। ये 35 घर टूटना यानी 35 सपने टूटने होते हैं। तो ये घर टूटेंगे नहीं, तुम रास्ता जो निकालना है निकालो। तो हमने क्योंकि गरीबी को देखा है, तो युवा मोर्चा वाली आग अभी कायम है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरकार हम क्यों इस जीवन में आए हैं? हमको जीवन के अंत तक वो याद रखना है कि राजनीति में आने का आपका मतलब क्या था। बराबर, कोई याद नहीं रखता आप कितने साल, कितने टर्म एमएलए रहे, कोई याद नहीं रखता आप कितने पदों पे रहे। वो सब आपके आनंद के लिए है कि मैं इतने साल ये रहा, इतने साल वो रहा। जनता को इससे लेना देना है। जनता को आज तुम क्या हो, आज के दिन में तुमने जनता के लिए क्या किया, जनता सिर्फ वही देखती है। यदि आपने कभी कभी उसमें डाइवर्ट हुए, तो जनता कहेगी कि ये आदमी काम का नहीं है। तो जनता रोज, सीता माता ने एक बार परीक्षा दी थी, राजनीति में आओगे तो दिन में रोज परीक्षा, उठते ही परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। तो आपको रोज परीक्षा देनी है, रोज जनता की आंखों से खरा उतरना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर के आदमी को मरने नहीं देना है, जो पहले दिन राजनीति में आया था और उसके जो सपने थे। वेजलपुर एक मिक्स एरिया है, एक हायर रिच है, एक मिडिल क्लास है। वेजलपुर के लिए अमित ठाकरे का क्या विजन है? वेजलपुर एक छोटा भारत है। यहाँ पे रिच ऑफ द इंडिया वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। और 14 तो गरीब आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। नरेंद्र भाई की सपने की वजह से 5 लाख रुपये में फ्लैट मिल सब वो आवास योजना यहाँ पे 14 है। 15 तो हमारे वहाँ गांव है। तो आज भी वो सिटी के बीच में बसते हुए भी गांव की ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारे एक बेडरूम वाले कम से कम 40% लोग हैं। तो ये अति मिडिल क्लास, अति गरीब लोगों का भी इलाका है। बराबर, बहुत ही संपन्न लोगों का भी, और अति संपन्न लोगों का, एनआरआईज बहुत सारे, मिडिल क्लास लोगों का भी इलाका है। तो यहाँ पे जाने माने सभी होटल्स इसी में है, जाने माने सभी मंदिर इसी में है। बराबर, तो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इस डाइवर्सिटी बहुत है आपकी कौन बहुत डाइवर्सिटी है। सबसे, गुजरात का सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका भी मेरे एरिया में है। 1,41,000 मुस्लिम वोट है। तो गुजरात का सबसे बड़ा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेरा है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। और विकास जो भी बड़ा है, छोटा है, गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, सबकी एक डिमांड है कि मेरा वेजलपुर क्लीन रहे, मेरा वेजलपुर इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़े, गरीब को उस प्रकार का स्कूल मिल जाए, बाकी जो बड़े लोग हैं उनको उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, अच्छे गार्डन बने, अच्छे फुटपाथ बने, अच्छे रोड बने, पानी जहाँ भर जाता है वहाँ पानी न भरे। मैंने चुनाव जीता, मैंने एक मुद्दा हाथ में लिया है कि भाई मेरे वेजलपुर में एक ग्लास भी पानी 5 साल में नहीं भरना चाहिए। ये बड़ा एडवेंचरस पूरा ख्याल है, बराबर, पर हम उस दिशा में लगे हैं। हमने उसमें इस 6 महीने में बहुत काम किया। वेजलपुर को ना बरसात में तालाब कहा जाता है, पर उस पर हमने बड़े एडवेंचर के साथ उस बात को जिद से हमने हाथ में लिया है। तो शिवरंजनी से लेके जीवराज पार्क तक, प्रहलाद नगर से लेके कैन्यू क्रॉस रोड तक जितनी भी ग्रिड है,
बराबर, उस साबरमती नदी तक उस पानी को पहुंचाने की वो सारी ग्रिड अभी हमने क्लियर करवाई है। सभी जो गटर के ढक्कन थे नीचे चले गए थे वो तोड़ के सब हमने ऊपर उठवाए हैं। सभी अंदर से कैमरा घुमाकर हमने सिटी में शायद सबसे पहले कैमरा अंदर भेजकर हमने साफ करवाया सब चीज़ों को, तो पानी तो तुरंत चला जाए उस दिशा में। पर कहीं 12 प्लेस अभी हमको पता है कि वो 12 प्लेस जो है वो चाय की जो प्लेट है उस मुताबिक है, तो वहाँ कितना भी करोगे तो पानी भरेगा। पर वो इस बारिश में ना हो तो नेक्स्ट बारिश तक, पर उस पर हमको एक इत्मीनान से वो काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी के भारत में हम बैठे हैं और हम कहेंगे नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो बात गलत है। आपने ये जो प्लेट की बात की, मैं अहमदाबाद के किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि कहीं तो सीमा रोकनी चाहिए है। 5 साल में नए इलाके शामिल हो जाते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ढांचा वही है, अहमदाबाद की मिट्टी एक दूसरी तरह की है, भौगोलिक स्थिति अहमदाबाद की दूसरी है, तो एएमसी का अपनी एक बहुत सारी लिमिटेशंस है। ऐसा है कि किसने ऐसा कहा, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, कौन है मुझे पता नहीं, पर क्या विकास को कभी किसी नक्शे में बांधा जा सकता है क्या? नहीं बांधा सकता। उसको आपको समझना होगा कि विकास अपनी रफ्तार पकड़ेगा। हमारा काम है कि वो किस दिशा में रफ्तार पकड़ सकता है उसका पहले से विजुअलाइजेशन करते हुए उसकी योजना बनाए, उसका प्लानिंग करे। अहमदाबाद नरेंद्र भाई के विजन से, बराबर, आप देखिए पहले रिलीफ रोड, रिची रोड, गांधी रोड, ऐसे ऐसे अहमदाबाद था। फिर खाली एक आसम रोड था, हाँ, वो वीआईपी मूवमेंट जोन था, सिर्फ आसम रोड था, बराबर। आप देखिए उसके बाद ये 132 फीट का रोड हो, फिर अपना एसपी रिंग रोड हो, फिर आगे का रिंग रोड हो, बराबर, तो गांधीनगर एसजी हाईवे हो, फिर एसपी रिंग रोड हो, अभी उसके आगे एक और रिंग रोड पड़ रहा है। तो अहमदाबाद तो रुक नहीं रहा है, अहमदाबाद आगे ही बढ़ रहा है। अभी जो जितना नया टीपी भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार में आगे के मुख्यमंत्री जियो ने जिस प्रकार से किया है, तो अहमदाबाद बीजेपी की सरकार में कभी रुक नहीं रहा है। अहमदाबाद आगे बढ़ रहा है, लोग जहाँ जहाँ आगे जा रहे हैं सरकार भी उसके साथ साथ जा रही है। तो मुझे लगता है कि ठीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लीडर्स के विज़न से, आप अमित भाई शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप देख लीजिए, कभी आपने क्या सोचा था कि एसजी हाईवे में इतना, गांधीनगर से इतना ज़बरदस्त सरखेज तक आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो ये गजब डेवलपमेंट है और हम तो खुश है कि उस विचारधारा के जो लीडर्स हैं उसके साथ हम काम कर रहे हैं। जब मैं आया था तब से मेरे मन में एक सवाल था, मुझे पहले पूछना चाहिए, मैं बाद में पूछ रहा हूँ। आपने अपनी ऑफिस का नाम सेवालय क्यों दिया? सामान्यतः जनसंपर्क के कार्यालय नाम होता है विधायकों। नहीं, ये मेरा पहले से, ये चुनाव जीता उसके पहले से ये ऑफिस चल रहा है। उसका नाम पहले 1.5 साल से ही ये सेवालय है। मैं कई सालों से सेवालय मन में एक नाम लेकर बैठा था कि मुझे कुछ काम करना है, उसका नाम सेवालय होगा। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला नाम है, तो हमने सेवालय, क्योंकि लोगों की सेवा जहाँ होती है उसको सेवालय कहते हैं। मेरा शिव भगवान जहाँ बैठे उसको शिवालय कहते हैं, तो जहाँ सेवा होगी वहाँ सेवालय है। तो हम लोगों की यहाँ सेवा करते हैं, लोग आते हैं। यहाँ पे हम आयुष्मान कार्ड निकालते हैं, तो जिनको ऐसी बीमारी है जहाँ से लौटा नहीं जा सकता और उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे मैंने कई बार, हफ्ते में 2 बार ऐसा होता है कि सेवालय की पूरी टीम ऑफिस बंद करके, वो अशक्त है, वृद्ध है, बराबर, उनको यहाँ आया नहीं जा सकता, हम उनके घर पूरी मशीनरी लेकर जाते हैं, पूरा आइरिस लेते हैं, पूरा सब फिंगरप्रिंट लेते हैं, उनका कार्ड निकालते हैं, उनका रेशन कार्ड नहीं होता रेशन कार्ड निकालते हैं, उनका सब कुछ निकाल के हम उनको 4 दिन में, 2 दिन में सारे कार्ड निकाल के उनके ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर देते हैं। उनका ऑपरेशन हो जाता है, आदमी खुश होकर यहाँ पे आता है। तो हम तो, हमारे जीवन को भगवान ने भी इस प्रकार से एक कारण दिया,
मैं भगवान का भी आभारी हूँ कि ये सेवालय जैसा एक विचार मेरे मन में आया और मेरी जो टीम है वो लड़के सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं और सारे पूरा प्रोफेशनली ड्रिवन है और सब तनख्वाह पे काम करते हैं क्योंकि उनको वहाँ सुबह में आना है और शाम तक बैठना है। तो ये प्रोफेशनली मैं इसको मैनेज करता हूँ, पर मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो मैं उसके लिए काम करता शिवालय आपके मन में आया तो उसकी कीमत आप चुकाए, दूसरा कैसे चुकाएगा? हूँ। नहीं, ये देखो ऐसा है कि जीवन के अंदर और क्या करना है, मेरा आपके पास जितनी ताकत है इतना समाज में काम करना चाहिए। मैं अकेला थोड़ी समाज में काम करता हूँ, जिनके पास जितनी ताकत है कई लोग अपना काम करते हैं। मैंने ये एक विचार में काम किया, तो मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेरे मन में आया वो काम कर रहा हूँ। अमित ठाकरे के शौक क्या है? लोगों को मिलना, देश के लिए काम करना, सुबह से उठ के रात तक व्यस्त रहना। बोला व्यस्त रहोगे काम होते रहेंगे। इंडिविजुअल हॉबी होती है ना, पढ़ना लिखना, गाना गाना, खेलना, फॉरेन घूमना, अभी वो सारे वेकेशन मनाना, फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना। अभी सारे शौक बाजू में रह गए। अभी सिर्फ जनता के लिए काम करना है, एक ही शौक बचा, पढ़ना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। संघ परिवार में वो प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो नई नई किताबें आती रहती हैं वो सारी किताबों को पढ़ते रहना ये बहुत ज़रूरी है। मेरा रिसर्च का स्वभाव है, मैं टीवी डिबेट में जाता हूँ तो रोज़ नए विषय के साथ मुझे डिबेट पे जाना होता है। मेरा ये प्रयत्न रहता है कि उस डिबेट को मैं पूरा न्याय दूँ। मेरा तो मैं वो रिसर्च करता रहता हूँ, आमतौर पे पढ़ता रहता हूँ। मैं अभी आज भी मेरा 1 साल बाकी है पीएचडी होने में, तो पीएचडी का आज भी मेरा रिसर्च गुड गवर्नेंस पे मेरा पीएचडी का रिसर्च चालू है। तो मैं गुड गवर्नेंस पे जो पीएचडी अभी कर रहा हूँ तो काफ़ी उस पर भी किताबें पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं ले रहा हूँ। तो उस प्रकार से पढ़ना मेरा शौक़ है और जनता के लिए काम करना ये मेरा जीवन का ध्येय है। आपके बहुत सारे साथी पीछे छूट गए, एबीवीपी के, युवा मोर्चा के, वो कभी संपर्क करते हैं आपके साथ? सब साथ में ही रहते हैं। जब भी जितने भी मित्र लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पीछे छूट गया हो, सब साथ में है और सब अपने अपने जीवन में काम में लगे हुए हैं। कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, कोई बाहर है, कोई बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, वो अलग अलग है। और ये मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। जीवन में दोस्त बनते हैं, दोस्त अपने मार्ग पे चले जाते हैं, जब मिलते हैं तब खुशी से मिलते हैं। भविष्य में अमित ठाकरे अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कैबिनेट बर्थ आपके लिए आप कब जा रहे हैं लेने, क्योंकि आप एसेट्स हो। देखो ऐसा है कि मैंने पहले ही शुरू में ही कह दिया कि खुद के लिए मैं कभी काम नहीं करता हूँ, ना सोचता हूँ। जहाँ तक मेरा समझ है राजनीति को लेकर कि हर व्यक्ति की क्षमता के आधार पे पार्टी लीडरशिप उसको काम देती रहती है। मेरा तो आप नरेंद्र भाई हमेशा कहते हैं कि आप काबिल बनो, बराबर ना। आप यानी पदाधिकारी नहीं बन सकते, आप मांग नहीं सकते, आप कुछ व्यक्तिगत गोल नहीं रख सकते। आप किसी चीज़ के लिए काबिल हो तो वो काम आपके पास आएगा, बराबर। तो व्यक्तिगत गोल लेकर चलना निराशा देता है, काम के लिए काबिल बनना आपको काम देता है। जो नए कार्यकर्ता आते हैं उनमें पेशेंस की कमी है, ये सीनियर लीडर कहते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? वो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो नया आता है उसमें जोश होता है। तो जोश जो होता है उसको दिशा की ज़रूरत होती है। जो दिशा दे तो वो जोश एसेट बन जाता है। हमें भी कभी ज़िंदगी में किसी ने कहीं रोका होगा, टोका होगा, हमको भी किसी ने बोला होगा कि ये करो, ये बोलो, ये मत बोलो, भाषण ऐसे करते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं, चलते ऐसे, सब चीज़ हमको हमारे सीनियर लोगों ने सिखाई है। तो कभी हमने भाषण में उत्साह में कुछ बोल दिया तो हमको किसी ने बोला कि ऐसा मत बोलो। तो हमारा अब ये काम है कि नई जनरेशन को आप बहुत उतावले हो, आप ये डिमोरलाइज नहीं करना है, उस जनरेशन को सिखाना है, क्योंकि आगे जाके देश तो उन्हीं ने संभालना है।
बराबर ना। तो ये मैं नेक्स्ट जनरेशन में तो हमेशा भविष्य देखता हूँ, तो उनमें दोष कम देखता हूँ, उनमें ताकत ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे भरोसा है हमारी जो युवा पीढ़ी बीजेपी में आ रही है, तो उस युवा पीढ़ी में भी कई ऐसे अच्छे नाम हैं कि जो आने वाले दिनों में देश को, बीजेपी को, समाज को नेतृत्व देंगे। 5 साल का जब टर्म खत्म होगा तो आपका टारगेट पॉइंट क्या है जो आप कि आप ये 5 साल में कहवा ही दोगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता का नाम है। मेरा व्यक्तिगत नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे बात मैं वही कह रहा हूँ कि अहमदाबाद सिटी है, सारे लोगों ने मिलकर काम करना है। मेरे नीचे 12 काउंसिलर हैं, कॉरपोरेशन का एक अलग टीम काम करता है, देश राज्य में पूरा मंत्रिमंडल काम करता है, मुख्यमंत्री जी है, अमित भाई शाह हमारे एमपी है, बराबर मोदी जी का पूरा परछाई इस शहर के ऊपर है, उनकी सोच की दिशा इस शहर के ऊपर है। मैं अकेला कहूँगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जिस दिशा में सारे लोगों ने मिलकर चलना है। वेजलपुर के विधायक को लेकर, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों के बीच में घूमते हैं, तो हमारे कुछ ज़्यादा सूचन होंगे कि नहीं हमको ये करना है, नहीं हमको वो करना है। बस कुल मिला के वेजलपुर लिवेबल लवेबल रहे, यहाँ के लोगों को सारी चीज़ें अपने नज़दीक में मिल जाए, पीसफुल माहौल रहे, बराबर आम लोगों को अपनी ज़िंदगी से सरोकार है। आम जो आदमी है ना, वो राजनीतिक जो राजकीय चीज़ें हैं उसमें अपना मत रखते हैं, अपना वक्त नहीं रखते। इस भेद रेखा को समझना है, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिए, अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी जिए, उनको सभी सहूलियत मिल जाए, उनको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, उनको अच्छे गार्डन्स मिल जाए, उनको अच्छे स्कूल्स मिल जाए, उनको खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड्स मिल जाए, तो वो लोग खुश रहते हैं। तो हमारा विधायक के नाते यही काम है कि उनकी जीवन में हर्डल कम से कम रहे, और उसके लिए जहाँ जहाँ जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है वो करके, वो चीज़ें तो होनी ही है, वो थोड़ी जल्दी हो जाए, उस दिशा में हमको काम करना है। अंतिम सवाल, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आपके इंटरव्यू के पहले ना सवाल मंगाए थे कुछ सोशल मीडिया में। पब्लिक हेल्थ सेंटर का एक बड़ा इशू है, बड़ी हॉस्पिटल्स नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से एसओपी भी नज़दीक है, जीवराज मेहता भी नज़दीक है, यहाँ से 16 हॉस्पिटल भी नज़दीक है। देखो, ऐसा है कि हॉस्पिटल्स बना देना सरकार के लिए चुटकी का काम है, बराबर। तो पर उसको चलाना, उतने डॉक्टर्स लाना, उतने अंदर पेशेंटों को उसका वो कहते हैं कि उनको भरोसा उनका जीतना, उसमें बड़ा काम लगता है। तो मुझे लगता है कि इस 5 किलोमीटर के अंदर बड़ी 3 हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जिनको अफोर्डेबिलिटी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी समझो सारी अच्छी हॉस्पिटल तो इसी यहाँ और घाटलोडिया के बीच में ही तो सारी की सारी अहमदाबाद। सीमा आपकी विधानसभा नहीं है। गुजरात की नहीं, हमारी विधानसभा में ही गिन लो, तो मैं सभी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, पर सभी हॉस्पिटल यहाँ पे है, और आयुष्मान कार्ड उसी के लिए है। अब तो भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार ने उसको 10 लाख कर दिया। तो आरोग्य को लेकर मेरे वहाँ कोई समस्या है ऐसा मैं दूर दूर तक नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार प्राइवेट में आयुष्मान कार्ड से देती है, और बाकी के और 108 आपको तुरंत 10वें मिनट पे किसी भी हॉस्पिटल पे पहुँचा सकती है। तो अभी अहमदाबाद में तो आरोग्य की कोई समस्या है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो बाकी जो भी समस्या है आप मुझे बताएंगे अवश्य, तो मैं उस पर अवश्य काम करूँगा। इस पॉजिटिव मोड के साथ इस संवाद को ख़त्म करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि अमित भाई का विजन कितना साफ है, और भविष्य में हम ये दूसरे अमित भाई बने, इस उम्मीद के साथ आपने NGN न्यूज़ से बात की, इसके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।